चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र का जो विश्लेषण है महाविकास अघाड़ी के बारे में वैसा ही सुनने मिलता है जैसा हम लोग हरियाणा गए थे तो वहां सुनने मिल रहा था कि एकदम स्वीप कर रही है। मतलब लोग जो है 50 तो कोई आ ही नहीं रहा था, एक भी व्यक्ति जो वहां बाहर से जा रहा था हरियाणा के अंदर, और वो मतलब 60 के ऊपर ही ऊपर बात कर रहा था। कुछ लोग तो जो है जिस दिन चुनाव हो रहा था उसके एक दिन पहले 70 तक पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति चल रही थी। ऐसे ही महाराष्ट्र से जो भी लौट के आता है वो महाविकास अघाड़ी की बात करता है। अब सवाल ये है कि वहां पर ये जो हरियाणा का चुनाव का नतीजा है इसका क्या असर पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर जो है मतलब नाना पटोले जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नाना पटोले के साथ में कांग्रेस उस तरीके से खड़ी हुई नहीं है जैसे कि एक रीजनल लीडर के साथ में जो है एक संगठन खड़ा होता है। और यहाँ पर ये वाली बात सामने आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के साथ में उस तरीके से खड़ी नहीं है जैसे कि लीडर के साथ में पूरी पार्टी खड़ी होती है। तो आप इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी। देखिए डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगर हम परिस्थिति देखें तो ये काफी, मतलब इसकी तकदीर जो है वो काफी उरूज पे आप ये कह सकते हैं। जब पिछला असेंबली का चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो है वो चौथे नंबर पे थी। सबसे ऊपर बीजेपी थी, उसके बाद शिवसेना थी, उसके साथ ही तकरीबन 1-2 सीट के फर्क के साथ एनसीपी थी और ये चौथे नंबर पे थी। तो मतलब है कि आप समझ लीजिए कि वर्णाश्रम में चौथे नंबर पे जो होता है उसका क्या हाल होता है, वही हाल कांग्रेस का था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 2.5 साल के बाद एनसीपी टूट गई और शिवसेना भी टूट गई। तो एकदम अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस का अपोजिशन लीडर हो गया, जिसकी कि कांग्रेसियों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। नंबर 2 पे आ गई वो पार्टी और उसके लिए उन्होंने कोई कोशिश और मेहनत नहीं की। दूसरे बीजेपी ने मेहनत की, उन दोनों को तोड़ा और ये 2 नंबर पे आ गए। अब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का जब इलेक्शन आया लोकसभा का, तो उसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 17 जगह लड़ने का मौका मिला। बड़ा सबसे ज्यादा सीट जो है वो शिवसेना को दी गई और एनसीपी बेचारी उसको 10 ही सीट पे लड़ने के लिए मिला। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए वो बहुत दिलचस्प थे। कांग्रेस जो है वो 13 जगह जीत गई और एक जो इंडिपेंडेंट जीता वो भी जो है वो कांग्रेसी था। वसंतराव दादा पाटिल का बेटा तो वापस कांग्रेस में आ गया। तो अभी परिस्थिति ये है कि कांग्रेस के 14 एमपी हैं और जो शिवसेना थी वो बेचारी 9 पे पहुंच गई और वो तो 10 ही पे लड़ी थी एनसीपी, तो उसने 8 जीता दिया। 80% का उसका जो स्ट्राइक रेट है उसके बावजूद उसके 8। तो अगर कागज पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में और काफी बड़ी दूसरों से एमवीए में वो कांग्रेस है। तो डेफिनेटली कांग्रेस वालों के तो अरमान जाग गए हैं, बहुत ज्यादा वो लोग एम्बिशियस हो गए हैं और वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा असेंबली की सीटें उनको मिले उनके हिसाब से। लेकिन पिछली असेंबली में वो चौथे नंबर पे थे, ये भी एक सच्चाई है। तो ये अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन है जो महाराष्ट्र में पैदा हो गई है। मैं एक साहब से पूछा कि भई आखिर अ, शिंदे के इतने लोग क्यों जीत गए और यूबीटी जिसके बारे में हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा सीटें जीतेगी, तो वो क्यों नहीं जीती? उन्होंने बताया कि इसका सिंपल वजह ये है कि शिवसेना के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुए, लेकिन कांग्रेस के वोट शिवसेना को ट्रांसफर नहीं। तो ये एक सीरियस बात है जो कि लोग सोच रहे हैं। अब जो पहले बात आई कि कांग्रेस को बार-बार ये सबक मिला है, मध्य प्रदेश में भी मिला और यहाँ भी हरियाणा में भी मिला कि अगर उसने अपने साथियों की तरफ तवज्जो नहीं दी या उनका मान-सम्मान नहीं किया, तो उसको जो है वो झटका लगता है। लेकिन कांग्रेस इससे सबक सीख सकेगी या नहीं सीख सकेगी, इसकी संभावना कम है।
उसकी वजह जो मैंने समझा है वो ये है कि अ, ये जो लोग गठबंधन बना रहे हैं, ये कोई मैरिज ऑफ चॉइस नहीं है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, मजबूरी की शादी है। इनमें से कोई भी, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो दूसरे को अपनी सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। और इसकी मिसालें हमारे सामने आई हैं। अ, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने पंजाब में सारी सीटें पहले डिक्लेयर कर दी थी, एनडीए में होने के बावजूद, इंडिया में होने के बावजूद। ममता ने जो है वो बंगाल में यही किया था। तो जहाँ पे जिसको मौका मिलता है, वो जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है, जहाँ मजबूर होता है, तो वो दूसरों के साथ जाता है। तो ये है बहुत सीरियस स्वार्थी अप्रोच, जो कि आजकल की जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अंदर वो हो गया है। और मैं आपको बताऊँ, ताज्जुब की बात ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा हम लोग आइडियोलॉजिकल पार्टी समझते हैं, जैसे कम्युनिस्ट। मैं खुद बंगाल गया था चुनाव से पहले, तो वो बता रहे थे कि कम्युनिस्टों ने ये तय किया है कि पहले राम फिर बाम। यानी ये कि ममता को पहले हराना ज़रूरी है, चाहे बीजेपी आ जाए, और उसके बाद जब बीजेपी आएगी तो हम उसको हरा लेंगे। सेम टू सेम सिचुएशन आप केरला में जाइए। केरला में सीपीएम की सरकार है, और वो जो है बिल्कुल बीजेपी की तरह, यानी आप समझ लीजिए, ना तो करप्शन में कोई फ़र्क है और ना कम्युनल पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क है। इसलिए कि वो वहाँ पर 2 गठबंधन है, तो जिस गठबंधन में भी कांग्रेस है, उसकी मुखालिफ ये है, और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग है, तो इनको जो है वो जी इसके जी साथ, ईसाइयों के साथ। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन जी करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, ये उस एक्सपेक्टेशन पे कभी पूरी होगी नहीं। हाँ, इनकी मजबूरी रहेगी, इनको जूते पड़ेंगे, तो शायद इनकी अकड़ ठिकाने रहे, वरना अगर इनको जीत मिल गई, तो इनके दिमाग में हवा भर जाती है, और ये हवा में उड़ने लगते हैं और अपना नुकसान करने लगते हैं। मैं तो यही देख रहा जी, आपने सलीम साहब जो है बहुत गंभीर आरोप लगाए, इसलिए जो है बादल जी से बाद में हम उसके ऊपर टिप्पणी लेंगे। बस अब इसको क्या करना चाहिए था, इसको छोड़ देते हैं। कांग्रेस के ऊपर बहुत सारी बातचीत हो गई। अब बात इस पे आनी चाहिए कि भाई इंडिया गठबंधन जो है, वो इंडिया गठबंधन का जो कोऑर्डिनेशन है, एक कोऑर्डिनेशन उसका इनफेक्टिव दिखलाई पड़ रहा है, उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है। रैली जैसी चीज जो कि बहुत आसान थी, हरियाणा के अंदर 2-4 रैलियां कर लेना, अगर इसी की बात हो जाती, ये तो सबके इंटरेस्ट में थी, इंडिया गठबंधन के इंटरेस्ट में भी थी, क्योंकि ओवरऑल जो हरियाणा से नुकसान हुआ है, कोई वो अकेली कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ है, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का हुआ, पूरे देश का माहौल जो है उससे प्रभावित हुआ है। तो इसमें सब लोगों का को जो है आगे बढ़ कर के क्या इस दिशा के अंदर कोई ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है कि हम लोग कम से कम अब झारखंड में और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इस तरीके का क्लियर कट मैसेज जाए कि इंडिया एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। तो ठीक है, महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर कम्युनिस्ट नहीं है, वहां पर उनको गुंजाइश अभी तक नहीं दी गई है। मतलब हर जगह पर है, जितना का जितना मैं महाराष्ट्र को जानता हूँ, हर जगह पर कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग, जन संगठनों के लोग बहुत सक्रिय हैं, इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हुए हैं, लेकिन आप सीट देने को तैयार आप नहीं है। मतलब इस तरीके की तमाम सारी बातें हैं। तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर तो बहुत बात हो गई। हमारा मुख्य विषय तो ये है कि जो है सीख इससे लेकर के क्या आगे बढ़े। जी सर, देखिए सच बात तो ये है कि जब हम भारत में विकल्प की बात करेंगे तो दो चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपोजिशन के लिए जो वैचारिकी है, वैचारिक रूप से जो उनका विकल्प की बात करने वाले लोग हैं, वो अपने हम वो ये समाजवादी लोग हैं, अब कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अपने कम्युनिस्ट लोग हैं, इनको भी हम इग्नोर करना ये नहीं कर सकते। यहाँ दिक्कत ये आती है कि
संगठन के रूप में कांग्रेस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कांग्रेस कभी संगठन था ही नहीं उसके पास, कांग्रेस कभी पार्टी थी ही नहीं। पार्टी मतलब होता है कि उसकी एक निश्चित विचारधारा हो और नीचे कार्यकर्ता ये सतहबद्ध उसके कार्यकर्ता हो। कांग्रेस शुरुआत से लेकर के और आज तक कांग्रेस प्लेटफॉर्म रही है, कांग्रेस सत्ता की पार्टी रही है, सत्ता में रही है अपना, इसके बहुत सारी चीजें उसके साथ हो जाती है। सत्ता की पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी भी हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा पार्टी नहीं है, पार्टी के रूप में वहां पर कार्यकर्ता का वो काम करता है, आरएसएस काम करता है, जिसके बल पे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी स्टैंड करती है। अब दिक्कत कहां होती है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं आकर के केरल में, और वही तो स्थिति कभी अपने बंगाल में हुआ करती थी, लेकिन आज बंगाल की स्थिति बदल गई है। आज बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी होकर के ये तृणमूल कांग्रेस उभरी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ हो जाते हैं, लेकिन वो कसक नहीं जाती है कि हमारी जगह को तृणमूल कांग्रेस ने छीन लिया है। तो इसके चलते भी इंडिया गठबंधन या विपक्ष की राजनीति वहां तैयार नहीं हो पा। लेकिन अब चूंकि बंगाल की स्थिति पूरी दूसरी है और पूरी मजबूती के साथ ममता बनर्जी वहां पर वो मुकाबला कर रही भारतीय जनता पार्टी की और अपनी स्थितियों बनाए हुए, ये स्थिति वहां पर। केरल में कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है। केरल में कांग्रेस को लगता है कि अगर कम्युनिस्ट रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। भले हुआ कि अभी जैसे सलीम भाई जितना गंभीर आरोप लगा दिए, अब उनके पास उसका क्या आधार है, ये तो अब उनसे बात कर चलेगा। हम तो ये मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता से ज्यादा ईमानदार, ज्यादा जुझारू, ज्यादा वैचारिक दुनिया के पैमाने पर कोई नहीं है। कांग्रेस की क्या बात करेंगे आप, कांग्रेस तो बिल्कुल चूचू का मुरब्बा है। और अगर आप ऐसे उठा करके देखें तो मध्य प्रदेश की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संघी पार्टी है। तो लेकिन अब आज की तारीख में स्थिति ये बनती है कि कांग्रेस या जो भी हम उसको विकल्प बनाएंगे तो दो ही उसका आधार होगा, उसका दो ही आधार हो सकता है, एक वैचारिक आधार हो सकता है, एक सांगठनिक आधार हो सकता है। हम जब बात करने के प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, अच्छा पहली बात तो हम प्लेटफॉर्म पर बैठते नहीं है, सारे दल भागते हैं उससे, क्योंकि ईमानदारी की बात यह है कि किसी भी दल के पास संगठन नहीं है, नीचे संगठन नहीं है, और कांग्रेस के पास तो कतई नहीं है। कांग्रेस को में बड़े बड़े तोप नेता हैं, उनको सीटें चाहिए, उनको लगता है कि हमारी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि अपने आप लोग आकर के खड़े हो जाएंगे। अरे सवाल ये उठता है कि जो भी सीट आप मांग रहे हो उस पर आपके पास कोई कैंडिडेट है कि नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, पिछले दिनों अपना बिहार में हुआ, इतनी सीटें वो लोग मांग लिए, इनके पास कैंडिडेट तक नहीं था, अच्छा परफॉर्मेंस था। उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा में दबाव बना करके आपने 16 सीटें मांग ली, इतनी सीटें मांग ली, और ईमानदारी की बात थी कि उनके पास 16 कैंडिडेट नहीं थे। 16 लोग जिसके नाम पर ये लोग सीटें ले रहे थे, मांग रहे थे, वो लोग पराजित होकर भाग गए। इलाहाबाद में उनको अंत तक कैंडिडेट नहीं मिला, तो हमको अपना कैंडिडेट देना पड़ा। तो अगर कोई ये गठबंधन की बात अगर सोचे तो उसमें देखना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट लोग किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, या अखिलेश यादव की उदारता थी। हालांकि ये पार्टी में उनका बहुत विरोध हुआ उस समय, लेकिन ये उनकी उदारता थी कि हर स्तर पर हम इनको साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर कोई विकल्प दिखाई पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी माहिर है, उसके पास सत्ता है, उसके पास साधन है, उसके पास पैसा है, उसके पास तमाम छल छद्म है, तो आप उससे नहीं लड़ पाओगे। अब एक है कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? तो अगर फ्रेंडली फाइट करने के तो हरियाणा में फ्रेंडली फाइट हो गया, आपकी क्या स्थिति बन गई? और फ्रेंडली फाइट आप करेंगे, एक जगह ये कहा जाता है कि एक कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक कांग्रेस का अलायंस हो गया था, लेकिन अगर अलायंस हो गया था तो आप फ्रेंडली फाइट क्या कर रहे थे? और फ्रेंडली फाइट वहां की जाती है जहां दो ही चीज होती है, या तो हमको अपनी पार्टी की पहचान बनानी हो। अब जैसे समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी को वहां पहचान बनानी थी। समाजवादी पार्टी का इस समय कोई भी पार्टी होता है, अपना उसका लक्ष्य रहता है कि हम अपना विस्तार करें, तो उसको विस्तार के लिए चाहिए, वो तो बात समझ में आती है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस जब तक, और कांग्रेस से बात समझने के लिए तैयार नहीं, आज की तारीख में भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और उसके पीछे कारण वही है
कि उसको जो जनतंत्रीकरण नहीं कहते हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, या चूंकि संगठन का स्तरीकरण तरीके से वहां पर कोई संगठन है ही नहीं है, इसलिए वहां कोई सांगठनिक अनुशासन नहीं है। वो लोग अपनी अपनी इज्जत बचा करके रखते हैं कि भैया मैंने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कमलनाथ को नाक से पानी ऊपर चला गया। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लगभग चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब पता नहीं क्या मजबूरी है। तो वही स्थिति थी हरियाणा में कि ऐसा नहीं था, लोग इसको नहीं समझ रहे थे। अगर यहाँ केवल मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित न किया गया होता, या अगर इनको थोड़ा सा स्लो डाउन, एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी है कि अपने प्रधानमंत्री जो उसका स्टार आदमी था उसको भी उठा करके उसने भेज दिया कि आप महाराष्ट्र जाइए, आप झारखंड जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ की जनता आपका चेहरा नहीं देखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर 90 में से 72 सीटें आप दे रहे हो उनके कहने पर, और उसमें भी ऐसी ऐसी सीटें, कम से कम 10 सीटें मैं देख रहा हूं जो कि कांग्रेस के लोग बागी होकर, अंततः उनको बागी होकर के उतरना पड़ा और उन्होंने सेकंड फाइट किया है। यहाँ पर हमारे ये तिगांव की ही सीट है उसमें, और तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं और नीचे तक आरोप लगे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भी इसको समझना पड़ेगा, और खास करके कम्युनिस्टों को। हम तो ये कहेंगे कि कभी जैसे हम अभी केवल ये 2 प्रांतों का चुनाव नहीं हो रहा है, अभी 14 राज्यों में लगातार 14 3 17 राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव हो रहा है। ये 3 प्रांत में 3 लोकसभा का चुनाव हो रहा है और 51 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि अगर आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व से आपकी अगर टकराव होता है किसी सीट पर, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि देश के पैमाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ खड़ी हो पाएगी सहज भाव से, या आपके कार्यकर्ता सहज भाव से उसके साथ? तो अगर हम इतनी छोटी छोटी चीजों को भी अगर हम डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा, एक बात यह भी है कि सरकार तो जब भी बनानी है तो कांग्रेस को ही बनानी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस को भी इस बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सबको एडजस्ट करें, सबकी भावनाओं को तुष्ट करें और इसको बनाएं। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन अगर बना है तो उसकी नियमित बैठकें होनी चाहिए। नियमित बैठकें अगर न भी हो तो जब भी इस तरीके की आवश्यकता होती है उसको होना चाहिए, और नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा इंडिया गठबंधन में होकर के रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जिसको जब जिसके ऊपर हमला करना होगा अपना हमला कर लेगा, कोई इजराइल निकल आएगा, कोई ईरान निकल आएगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि इंडिया गठबंधन की नियमित बैठक भी हो और उसके स्वरूप का पालन किया जाए, फॉलो किया जाए। सारे लोग मिल बैठ करके जब भी सीटों का निर्धारण होता है तो एक टेबल पर बैठ करके बाकायदे चार्ट रखा जाए, किस पार्टी का किस जगह पर कौन सा कैंडिडेट है और उसकी सांगठनिक स्थिति क्या है। धन्यवाद। जो है मतलब वहाँ अभी डॉक्टर सलीम खान जी जो बहस का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके मन में रहा होगा, वो टिप्पणी करके चले गए। अच्छा रहता कि वो रहते, शायद उनका कोई दूसरा कार्यक्रम होगा। लेकिन हम जिस बहस के ऊपर हम लोग केंद्रित कर रहे हैं, ये कि इस इंडिया गठबंधन को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ज्यादा इसको गैल्वेनाइज करने की जरूरत है, और आने वाले सभी चुनाव, उपचुनाव सहित मिलकर के लड़ने की जरूरत है। आपको क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि ये काम सीताराम येचुरी जी बहुत बखूबी से करते थे। मतलब हरकिशन सिंह सुरजीत जी के बाद में एक उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने बढ़िया सभी लोगों के साथ एक तालमेल का रिश्ता, उनका बहुत बढ़िया पर्सनल इक्वेशन भी था।